चलो देखो, आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट है। और सीबीएसई आईएससी बोथ द बोर्ड्स में ये चैप्टर तुमको 8 मार्क्स का कवरेज देने वाला है। सीबीएसई में तो नॉर्मल पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है, आईएससी में तुमसे क्या करेगा ना, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है और करके दो क्वेश्चन देगा। और में रहेगा, एक क्या रहेगा, थोड़ा लेंदी रहेगा और दूसरा टेक्निकल रहेगा। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन सा करना चाहते हैं। टेक्निकल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, टाइम सेव होगा, लेकिन टेक्निकल में गलती होने का चांसेस रहेगा अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो अब देखो, अभी समझते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का कवरेज देगा ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो तुम बनाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डायरेक्शन देता है इसके लिए? यस देता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 तुम्हें बताता है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। AS3 स्टडी मैट से ही करो, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी मैट से डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 बनाया जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बना क्यों रहे हो पता है? बेसिकली क्या होता है ना, सपोज कर लो हमारे पास बैलेंस शीट है, टी फॉर्म बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसमें 2 साल के डेटा अवेलेबल है मेरे पास। 31 मार्च 24, 31 मार्च 25। सपोज कर लो तुमको यहां पे दिख रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सपोज कर लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां पे 20,000 दिख रहा है और यहां पे तुमको दिख रहा है 35,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज अ चेंज। कितने का चेंज हुआ? 15,000 का चेंज है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है पता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बेसिकली क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी रहता है। हर कंपनी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है, अदर्स के लिए रिकमेंडेटरी होता है। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, इसके लिए मैंडेटरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, जिनके लिए मैंडेटरी है वो अपने पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको भी बनाएंगे। तो वहां पे क्या रहेगा ना, ये बात आती है कि भाई ये जो तुमको डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहां 15,000 का चेंज, ये चेंज कैसे आया? चेंज कैसे आया ये तुम बताओ, डिटेल में बताओ, इलेबोरेट करके बताओ। तो इलेबोरेट करके क्या बताओगे कि बेसिकली बिजनेस में एक्टिविटीज क्या होती है? तुम बिजनेस ऑपरेट करते हो, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस ऑपरेट करने के लिए फंड इकट्ठा करते हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फंड इकट्ठा करके उसको इन्वेस्ट करते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, प्लांट खरीदते हो, मशीनरी खरीदते हो, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, बिजनेस में एक साइकिल मूव करता है, दैट इज ऑपरेशन चलता है, इन्वेस्टमेंट होता रहता है, फाइनेंसिंग होती रहती है। इन्हीं 3 एक्टिविटी के इर्द गिर्द पूरा फंड घूमता रहता है। तो तुमको यही बताना है ये 15,000 का चेंज जो हुआ, ऑपरेशन से कितना हुआ, इन्वेस्टिंग में कितना हुआ और फाइनेंसिंग में कितना हुआ। चेंज मतलब बोथ इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो। तो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंडर में, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी चेंज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तुमको वही बताना है कैश फ्लो, और कुछ नहीं करना है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो ये बताता है पूरे एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो चेंज हुआ वो अलग अलग एक्टिविटीज में क्या चेंज हुआ है, यही बताएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, हम लोग तो यहां पे लिख दिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है ये भी तुमको पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले उसी में आ रहे हैं। देखो यहां पे सब चीज दिया हुआ है। कैश टर्म कैश जो होता है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। बेसिकली यू कैन से कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड एज वेल एज कैश एट बैंक। कैश एट बैंक भी कैश कैश का ही पार्ट होता है। ये मत बोलना कैश मतलब तो सर सिंपली कैश इन हैंड होता है। एज पर AS3 कैश इंक्लूड्स बोथ कैश इन हैंड एज वेल एज कैश एट बैंक। कैश इक्विवेलेंट को डिफरेंटली टर्म किया गया है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? देखो कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेसिकली यू कैन से वो इन्वेस्टमेंट, मतलब यू कैन से करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट तुम करके रखे हो जो कभी भी तुम चाहो तो विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स तुम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब क्या क्या फीचर्स होना चाहिए? देखो वो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट, नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म तो मोर देन 12 मंथ्स हो जाएगा तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। वो करंट इन्वेस्टमेंट, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। वो करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो सकता है
विदाउट एनी लॉस इन वैल्यू। अगर ऐसा कुछ है तो उसको आप क्या बोलोगे? कैश इक्विवेलेंट बोलोगे। तो इसके एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें तुम लोग को उतना ध्यान नहीं रखना है क्लास 12 के लेवल में। तुम लोग सिंपली ध्यान रखना, एवरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज अ कैश इक्विवेलेंट, एज वेल एज करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो कैश इक्विवेलेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट फॉर द पर्पज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, अनलेस अदरवाइज कुछ स्टेटेड ना हो, तो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इधर सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, तुमको क्या मान के चलना है? करंट इन्वेस्टमेंट इज द कैश इक्विवेलेंट, ठीक है? तो नॉर्मली ध्यान रखना, अनलेस स्टेटेड करंट इन्वेस्टमेंट को तुमको क्या मानना है? करंट इन्वेस्टमेंट अनलेस स्टेटेड, तो तुम उसको कैश इक्विवेलेंट ही मानोगे। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज ध्यान रखना, और कुछ ध्यान रखने की यहां पे जरूरत नहीं है। बट हाँ, 1 मार्क क्वेश्चन में तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज कर लो यू हैव परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। करंट इन्वेस्टमेंट है ये तुम्हारा। तो अब क्वेश्चन इज, मनीषा से क्वेश्चन है, मनीषा ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है तो विद इन अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 2 मंथ्स तुम रियलाइज कर लेगा, मतलब 3 मंथ्स के डेडलाइन के अंदर में है। तो हम लोग इसको क्या कैश इक्विवेलेंट के कैटेगरी में रखें? यस ना? नहीं, क्यों नहीं? आंसर के साथ तेरा मतलब लॉजिक होना चाहिए। अगर नहीं तो क्यों नहीं, हाँ तो क्यों हाँ। कोशिश करना, गलत होगा उससे ज्यादा क्या होगा? नहीं, रियलाइज हो जाएगा। चलो ये भी बोल दिया कि तुम्हें इजीली रियलाइज कर सकता है उसको मार्केट में बेच के। तो क्या इसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट के कैटेगरी में रखें या नहीं रखें? करंट इन्वेस्टमेंट, अभी तुम बोला बाय डिफॉल्ट करंट इन्वेस्टमेंट को तुम क्या करेगा? कैश इक्विवेलेंट मानेगा। चलो आदर्श से पूछा जाए, आएगा? हाँ, नहीं आएगा। यहाँ पे एक कंडीशन क्या था? विदाउट एनी लॉस इन वैल्यू रियलाइज होना चाहिए। और इक्विटी मार्केट में लॉस इन वैल्यू एनी टाइम एक्सपेक्टेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, इक्विटी शेयर्स, किसी भी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्ट करोगे, वो करंट इन्वेस्टमेंट होगा, तो भी तुम उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज या कैश इक्विवेलेंट नहीं ले सकते। ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है? अच्छा, इसको थोड़ा सा जनरल रीडिंग दे देना, दोगे तो नहीं देने से भी चलेगा। बस इतना सा चीज ध्यान रखना, कैश इक्विवेलेंट में 2 चीजें हैं, एवरी करंट इन्वेस्टमेंट अनलेस स्टेटेड और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बस ये ध्यान रखना, विद इन 3 मंथ्स रियलाइजेबल होना चाहिए विदाउट एनी लॉस इन वैल्यू। अच्छा, अब बेसिकली अपने आते हैं, देखो हम लोग यहां पे समझे कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के अकॉर्डिंगली बनेगा। AS3 के अकॉर्डिंगली जब बनाओगे तो इन सच सर्कमस्टांसेस, तुम जब कैश फ्लो बनाते हो ना, तो AS3 बोलता है तुम 2 तरीके से कैश फ्लो बना, ये भी हम यहां पे दिए हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ये रहा पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 में मैंने दिया है एज पर AS3 हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 मेथड्स में बना सकते हैं। वन इज द डायरेक्ट मेथड, अनदर वन इज द इनडायरेक्ट मेथड। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल होता है ना, वो बेसिकली सिर्फ एंड सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है? ये मेथड जो अप्लाई हो रहा है ओनली फॉर, अभी अभी अपने डिस्कस किए ना, कैश फ्लो को अपने 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। क्या क्या 3 एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है ना, वो ओनली फॉर किसके लिए है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। और बाद बाकी एक्टिविटीज जो होती है ना, वो ऑलवेज ही क्या होती है? डायरेक्ट होती है। ऑलवेज ये जो डायरेक्ट मेथड है वो अप्लाई होता है किसके लिए? पूरे मेथड्स को अगर डिस्कस करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑपरेटिंग के लिए है। ऑपरेटिंग को डायरेक्ट में भी निकाल सकते हो, इनडायरेक्ट में भी निकाल सकते हो। और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो डायरेक्ट मेथड।
कोई इनडायरेक्ट मेथड नहीं, ये ऐसे ही तुम लोग को नॉलेज के लिए बताया, अदरवाइज कोई रोल नहीं है इसका। बट यहाँ पे ध्यान रखना, तुमसे पूछा क्या जा सकता है, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, देयर आर टू मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली ये मेथड बोल के तुम्हारे कोई काम ही नहीं है, बस नॉलेज के लिए। और हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि दो मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उतना ध्यान रखना है, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड से तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछे, इनडायरेक्ट मेथड से जज। अब अपने आते हैं कि एक्टिविटीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना। वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें आ जाओ पेज नंबर 58। पेज नंबर 58, कैश फ्लो एक्टिविटीज। कैश फ्लो एक्टिविटीज को हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों हो सकता है। इनफ्लो मतलब इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड आउटफ्लो मतलब डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको हम लोग तीन एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। एक्टिविटी नंबर वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बेसिकली प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज जो होती है। प्रिंसिपल मतलब मेन, कोर, और रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटी मतलब जो तुम्हारा मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड जो अर्निंग्स हो रही है, उससे रिलेटेड जो कैश फ्लो होगा, वो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इनडायरेक्ट मेथड में ना तुम ऐसे ले नहीं सकते कि इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं अपने। तो अगर एग्जांपल्स की बात करोगे कि कोर एक्टिविटीज क्या होती है, भाई जो तुम्हारा बिजनेस है उसमें तुम बेचोगे सामान, उससे कैश सेल से पैसा आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटा से पैसा आएगा, यही मेन एक्टिविटीज होगी कलेक्शन के लिए। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो क्या हो सकता है, कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब हो सकता है। पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस एटसेट्रा। और रिमेंबर हम लोग कैश फ्लो बना रहे हैं, तो हम लोग को सिर्फ कैश आइटम से मतलब है, नॉन कैश आइटम से कोई मतलब नहीं है। तो काव्य एक कोई नॉन कैश आइटम मेरे को बता, तो ये नॉन कैश होता है मतलब जिसका कैश आउटफ्लो होता ही नहीं है कभी। हम एग्जाम्पल देते हैं, तुम खाली बताना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं, लाइबिलिटी नहीं, इसमें हम बोल रहे हैं कि नॉन कैश आइटम है क्या, ये देना पड़ता है। तो फिर डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है ना, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, उसका पेमेंट कभी नहीं होगा। हाँ, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट डेफर्ड हुआ है, आज नहीं दियो कल तो देना पड़ेगा, तो उसको नॉन कैश नहीं बोल सकते। नॉन कैश का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर या वो लॉस जिसका पेमेंट कभी फ्यूचर में नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ली जाती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में बेसिकली नॉन करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तुम्हारा इसमें फॉल नहीं कर रहा है, कैश इक्विवेलेंट, वो भी हम यहीं पे आ जाएगा। तो बेसिकली ध्यान रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे, नॉन करंट एसेट्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली। तो उससे वो सब आइटम्स, उसका परचेज सेल या उससे रिलेटेड आइटम। अब क्वेश्चन आएगा रिलेटेड आइटम मतलब, रिलेटेड आइटम मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो मनीषा क्या की ना, इन्वेस्टमेंट करके रखी है लॉन्ग टर्म की, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स लेके रखी है, उसके ऊपर इसको डिविडेंड मिला। ये जो डिविडेंड मिला, ये डिविडेंड कहां पे जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे। हाँ, इसमें बेसिकली तुम लोगों को जो जज करेगा वो बेसिकली नॉन इन्वेस्टिंग फर्म के लिए जज करेगा। नॉन इन्वेस्टिंग फर्म मतलब क्या हुआ, जैसे जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स मतलब क्या हो गया, इसका काम ही है शेयर्स खरीदना बेचना। तो अगर मेरा काम ही शेयर्स खरीदना बेचना है तो मेरा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। तो अगर मेरा वैसा काम है तो मेरे को अगर इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो मेरा कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। तो उस समय वो इंटरेस्ट रिसीव कहां पे आ जाएगा, ऑपरेटिंग में आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव कहां पे आ जाएगा, ऑपरेटिंग में आ जाएगा। ये तुमसे सिर्फ एमसीक्यू में पूछ सकता है, सम्स इससे रिलेटेड नहीं पूछे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो बेसिकली लेकिन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे एएमसी बोल सकता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ध्यान रखना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती है जिनका काम ही रहता है शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना। म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस काम ही रहता है शेयर्स खरीदना बेचना। तो वो जो डिविडेंड रिसीव करेंगे, वो डिविडेंड कहां पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और जो डिविडेंड पे करेगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो कहां पे आएगा, डिविडेंड पेड तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फर्म हो या नॉन इन्वेस्टमेंट फर्म हो, डिविडेंड तुम पे किस पे करोगे,
शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल किससे रिलेट करेगा? फाइनेंसिंग। कैपिटल, लोन एंड रिलेटेड आइटम्स विल बी कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक बेसिक फंडा ध्यान रखना, इन्वेस्टिंग मतलब नॉन करेंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट और उससे रिलेटेड आइटम्स, और कैपिटल एंड लोन एंड रिलेटेड आइटम्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब मेन तुम्हारा प्रिंसिपल जो एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड पैसा का लेन देन, ठीक है। और कैश फ्लो की बात करेंगे, नॉन कैश आइटम्स नहीं कंसीडर करना है। ये एक बेसिक फंडा हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है ना, देख कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट में जाना है, वो हम लोग यहां से नॉर्मली समझेंगे, लिख के ही समझेंगे। देखो सबसे पहला पार्ट, जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो हम लोगों को वर्किंग्स करनी होगी। और देखो वर्किंग्स में एक चीज ध्यान रखना, तुमको एक वर्किंग्स तो ऑलवेज करनी है, एंड वो वर्किंग क्या है पता है? तुमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है। आईएससी क्या किया है ना, रिवाइज सिलेबस में डाल दिया कि नेट, याद हम तुम लोग को बोला था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम वर्किंग में कराता था, लेकिन हम बोला तुम लोग नॉर्मली फ्लो में स्टेटमेंट में भी कर सकता है, स्कूल्स में कई बार बोलता है, बुक्स में किया हुआ रहता है, बट आईएससी अपना रिवाइज सिलेबस में डाल दिया नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तुमको वर्किंग में कैलकुलेट करना। तो हम लोग वर्किंग में ही कर रहे थे, वो स्पेसिफिकली डाल दिया वर्किंग में ही कैलकुलेट करना है, तो वर्किंग में ही करना होगा। सीबीएसई स्टूडेंट चाहे तो अपना फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाओ, सबसे पहले हम लोग समझते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा। देखो अगर तुम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो, सबसे पहले तुम क्या लोगे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसओपीएल जो तुमको गिवन रहेगा बैलेंस शीट में, उसको लोगे। उससे क्या करोगे? लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसओपीएल, मतलब इन सिंपल वर्ड डिफरेंस इन एसओपीएल तुम कैलकुलेट कर रहे हो। अब ये जो पार्ट आएगा ना, इसमें तुमको गिन के तीन चीजें ऐड करनी है। और वो क्या क्या चीजें रहेगी? नंबर वन, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, सॉरी हम फॉर्म, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड होगा। डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऐड होगा। डिविडेंड डिक्लेयर्ड में यहां पे थोड़ा सा पार्ट हम लोग एक और पार्ट ऐड यहीं पे कर दे रहे हैं और अलग से भी समझेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर्ड की बात करें तो अगर इंटरिम डिविडेंड तुमको दिखाई दे तो वो तो एज इट इज ऐड कर देना, और अगर प्रपोज्ड डिविडेंड दिखाई दे, प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब होता है फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड या प्रपोज्ड डिविडेंड दिखाई दे तो ध्यान रखना, अगर वो करंट ईयर का है तो इग्नोर कर देना, लास्ट ईयर का कंसीडर, ठीक है। तो प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, ध्यान रखना करंट ईयर से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा तुमको एक पार्ट और एड ऑन करना है, एंड दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। ये तीन चीजें ऐड करना है। अब जैसे एक चीज ध्यान दो, अभी स्टार्टिंग में हम ट्रांसफर टू रिजर्व की जगह गलती से ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व लिख दिया था, तो भी समझ लो। जनरली केस यही होता है, हम लोग पीएल से रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बट कभी कभी रेयर सिचुएशन में, एडवर्स सिचुएशन में रिजर्व से भी प्रॉफिट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर सपोज कर लो यहां पे हम ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व दे देता, तो इन सच केस क्या करते? ऐड करने बोला है ना, उसको उल्टा कर देना, लेस कर देना। तो ये ध्यान रखना, जैसे ही तुम इसको अप्लाई करोगे तुमको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तुम लोग बोलेगा सर इसको कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? इसको कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट कर, तो प्रॉफिट करंट ईयर का ही होना चाहिए, तो करंट ईयर में कितना कमाए वही निकालना है। इसलिए हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे, ये वर्किंग में आईएससी स्टूडेंट के लिए वर्किंग में करना जरूरी है, क्योंकि रिवाइज सिलेबस में तुम लोग देखना स्पेसिफिकली डाल दिया है वर्किंग में ही होना चाहिए। अब अपने आ जाओ, हम लोग फॉर्मेट में आ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं एज ऑन, क्योंकि स्टेटमेंट है ना, बट एज ऑन नहीं होता है, ये पूरे ईयर की एक्टिविटीज को बताता है, पूरे ईयर में कितना फ्लो हुआ, तो ये फॉर द ईयर एंडेड होता है। तो फॉर द ईयर एंडेड
अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड हम लोग दे दिए, अब सिंपली हम लोगों को यहां पे 3 एक्टिविटीज के बेसिस पे डिवीजन लेना है। एंड व्हाट आर दैट 3 एक्टिविटीज? नंबर 1, हम लोगों की एक्टिविटी क्या होगी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहली एक्टिविटी आप जो लेने वाले हो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और बेसिकली ये फॉर्मेट याद रखना, कंसेप्चुअली पहले समझा हुआ, ये अभी उतना कंसेप्चुअली हम नहीं जा रहे हैं, बट अगर ये तुम फॉर्मेट याद रखता है, कुछ बेसिक चीजें बताएगा वो याद रखता है, सम्स आराम से सही बनेगा। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या लेने वाले हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो अभी अभी तुम कैलकुलेट किया है। एक डिटेल्स कॉलम होगा, एक अमाउंट का कॉलम होगा, तो डिटेल्स कॉलम में रखना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अब क्या करना है, उनको नेट प्रॉफिट निकालते समय एक चीज, सिंपल सा चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। हम लोगों के पास 3 ही एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। जो एक्टिविटी तुमको आइडेंटिफाई करना है कि ये इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है, अगर तुमको पता चल गया ये एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, तो ऑपरेटिंग नहीं है ना, और ये एक्टिविटी फाइनेंसिंग है मतलब ऑपरेटिंग नहीं है, तो ऑपरेटिंग नहीं है और तुम पीएल में उसको दिखा के रखे हो। पीएल अकाउंट बेसिकली सभी को पता है, पीएल में अपने क्या करते हैं, डेबिट में सारे एक्सपेंडिचर्स दिखाते हैं, क्रेडिट में सारी इनकम दिखाते हैं। बस तुमको इतना फाइंड आउट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तुम तो प्रॉफिट को कन्वर्ट कर रहे हो ना, तुमको ये देखना होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तुम रिसीव किया है, पीएल में होगा, कहां पे दिखाते हैं पीएल में? क्रेडिट में। अब तुम कैश फ्लो के लिए बात करो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कौन से एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है मतलब नॉन ऑपरेटिंग है, तो नॉन ऑपरेटिंग है तो पीएल में क्या कर रहा है? पीएल में प्रॉफिट को बढ़ा के रखा है, इनकम साइड में है ना, तो कम करना होगा, हटाना पड़ेगा वहां से। हटाने के लिए क्या करोगे? लेस कर देंगे। मतलब इनकम को अगर हटाना है पीएल से तो लेस करना होगा, एक्सपेंडिचर्स को हटाना है तो ऐड करना होगा। इतना सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, और तुमको अपने आप से पूछना है ये क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है मतलब नॉन ऑपरेटिंग है, ये क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है मतलब नॉन ऑपरेटिंग है, और नॉन ऑपरेटिंग मतलब पीएल में नहीं रहना चाहिए। अगर वो एक्सपेंडिचर है तो एड बैक कर देंगे और इनकम है तो लेस कर देंगे। ये तो हुआ नॉन ऑपरेटिंग का। नॉन कैश का क्या करेंगे? नॉन कैश जनरली क्या होता है? डेप्रिसिएशन होगा, अमोटाइजेशन होगा, कोई बेसिकली स्पेसिफिक कैपिटल एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ होगा, तो तुमको उसको क्या करना है? हटाना है वहां से। हटाने के लिए क्या करेंगे? एड बैक करेंगे। बस यही अप्लाई करना है। जैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हम लोग सपोज कर लो पीएल में चार्ज किया, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम नहीं था। पहले अपने क्या करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को किससे क्लोज करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। हमारे पास नहीं है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो हम लोग एसओपीएल में चार्ज किए। एसओपीएल में अगर चार्ज किए तो एसओपीएल में चार्ज तुम किए हो, तुम अपने आप से क्वेश्चन करो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किस एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग, मतलब नॉन ऑपरेटिंग, और नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या करना होगा? पीएल से हटाना पड़ेगा, मतलब एड बैक करना होगा। बस इतना सा चीज सोचना और कुछ नहीं करना है। तो यहां पे बेसिकली अपने तो एग्जांपल्स लिख ले रहे हैं, जस्ट हम तुम लोग को बता रहे हैं। अब यहां पे ऐड कर दो, यहां पे ऐड अपने क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हम लोग एड बैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? अगर हम लोग नॉन कैश का बात करें तो वी कैन टेक डेप्रिसिएशन, वी कैन टेक गुडविल रिटर्न ऑफ, या कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू। लेकिन ध्यान रखना, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिस्काउंट ऑन इश्यू की बात कर रही है, सब में टेक्निकली बनाया जा सकता है। तुम्हारे पास अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो ये तो पहले उसी से राइट ऑफ होगा, तब पीएल में जाएगा ही नहीं है। और पीएल में जो चीज चार्ज ही नहीं किया है उसमें पीएल में एडबैक करेंगे क्या? सपोज करो तुमको पता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सिक्योरिटीज प्रीमियम में चार्ज हुआ है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिख रहा है बैलेंस शीट मतलब इंफॉर्मेशन में, तो क्या प्रीमियम रिडम्पशन को एडबैक करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पीएल में चार्ज ही नहीं हुआ, तो एडबैक किस लिए करेंगे? ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। इसके अलावा और क्या क्या आइटम लिए जा सकते हैं? लॉस ऑन सेल,
इंटरेस्ट ऑन लोन, एटसेट्रा, इन सबको अपने ले लेंगे। ये अपना जो हुआ ये सारा मैंने क्या लिया, ऐड आइटम लिया। ऐड आइटम मतलब सारा नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स ले लिया। अब अगर अपने बात करें, इनको तो ऐड कर लेंगे, अब इसमें से लेस कर देते हैं। लेस आइटम्स में क्या लेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, हम यहां नॉन कैश वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नॉन ऑपरेटिंग है तो नॉन कैश भी हो। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल क्या है अपना, नॉन ऑपरेटिंग है, और कैश में, प्रॉफिट ऑन सेल तो कैश में ही आता है, तो बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन सेल कहां पे आना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां पे क्या करना चाहिए, कर देना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए। यहां पे लिख लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल, एटसेट्रा, इन सबको लेस करने के बाद फिर तुमको एक अमाउंट मिलेगा। इस अमाउंट को हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इसको नाम दिया जाता है, ध्यान रखना। हो सकता है तुमसे ना, जैसे सिलेबस में जो स्पेसिफिकली कंडीशन है, तुमसे छोटा पार्ट भी पूछा जा सकता है। मतलब सिर्फ हम तुमको इंफॉर्मेशन देके बोलेगा निकाल के दो कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो यही कैलकुलेट करके छोड़ देना है। तो यहां पे इसको नाम दे देता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें तुमको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल चेंज का इफेक्ट डालना है। तो वर्किंग कैपिटल चेंज का इफेक्ट सिंपली याद रखना, करंट लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो, और एसेट्स का उल्टा कर देंगे। मतलब यहां पे अपने क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करोगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस करोगे, एंड उल्टा कर दोगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करेंगे, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड। बट ध्यान रखना, करंट एसेट्स लेते समय, करंट लायबिलिटी लेते समय कुछ कुछ चीजों पे ध्यान देना। हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटी बोलते हैं ना, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो करंट लायबिलिटी ना, नॉर्मल लॉजिक। कैश क्रेडिट क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। कैश क्रेडिट बैंक ओडी का ही जैसा पार्ट है, कुछ अलग नहीं है, तो करंट लायबिलिटी होता है। बट कैश फ्लो में इसको करंट लायबिलिटी में नहीं लेते। कैश फ्लो में इसको क्या लेते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लेते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना है, ठीक है। तो इसको करंट लायबिलिटी मत लेना, इसको क्या ट्रीट करना, एज बोरोइंग्स। और बोरोइंग्स ट्रीट करोगे तो कहां दिखाओगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और करंट एसेट्स में हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट्स में कैश लेते हैं, बैंक भी लेते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं। तो ध्यान रखना, करंट एसेट्स लेते समय हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट एसेट्स में नहीं लेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट एसेट्स में नहीं लोगे, तो सेपरेटली लिया जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक ओडी और कैश क्रेडिट तो तुम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेगा, उसको करंट लायबिलिटी की तरह नहीं लेगा, ठीक है। और उसकी जैसे सब उसके लिए बैंक ओडी पहले 10,000 था, अब 13,000 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 3,000 बढ़ा, कहां पे लेगा तुम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तुम उसको बैंक ओडी का 10,000 और 13,000 करंट लायबिलिटी की तरह मत लेना, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में नहीं लेगा। उसी तरह कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को तुम करंट एसेट्स नहीं लेगा। तो ये सब करने के बाद जो हमको अमाउंट मिलेगा, इस अमाउंट को भी हम यहीं पे लिखेंगे, इसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड, जो टैक्स तुम पे किए हो उसको लेस कर देना, और फिर जो अमाउंट आएगा आउटर में डाल देना। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी होते हैं जो तुम्हारे सिलेबस से प्रॉपरली एक्सक्लूड किए हुए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मतलब क्या हुआ, तुम्हारा स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया, ऑपरेशन से रिलेटेड है, इंश्योरेंस क्लेम मिला 5 लाख का, तो इंश्योरेंस क्लेम कहां दिखाएगा, यहीं पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। लास्ट में ये जो पार्ट निकलेगा ना, इसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बोल के ऐड किया जाता है कि पैसा तो आ रहा है ना,
इंश्योरेंस क्लेम, बट तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो सिलेबस भी देखिएगा ना, साफ साफ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को रिमूव किया गया। तो यहां पे ये जो पार्ट आया इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और नेगेटिव हुआ तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सीरीज भी ध्यान रखना, सीक्वेंस फॉलो करना, पहले ऑपरेटिंग आएगा, देन इन्वेस्टिंग आएगा, देन फाइनेंसिंग आएगा, और प्रॉब्लम एरिया इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होता है, बच्चों को प्रॉब्लम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें तो हम तुम लोग को पहले ही बता दिया क्या लेना है, इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट एसेट्स का परचेज से लेना है, रिलेटेड आइटम लेना है। हम लोग ऐसे एक दो एग्जांपल लिख ले रहे हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स क्या करेंगे, ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, आउटफ्लो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, इनफ्लो है, पॉजिटिव आइटम। डिविडेंड रिसीव्ड, इनफ्लो है ना, देखना ध्यान रखना, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कोई भी फर्म हो, बट डिविडेंड रिसीव्ड में डिफर। अगर एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो डिविडेंड रिसीव्ड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अदर फर्म्स के लिए डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा अब इसको ऐड करके हम लोग आउटर में डाल देंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज कर लो नेगेटिव में है तो हम इसको क्या लिख देंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग आ जाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसमें आप एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स, पॉजिटिव ना, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, जो लिख देना, मेंशन कर देना, प्रीमियम ऐड करके दिखा देना, डिस्काउंट माइनस करके दिखा देना, बट शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है। ये स्टेटमेंट 100% राइट है? नहीं, स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट। अच्छा, इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये तो नेगेटिव है ना, डिविडेंड पेड, नेगेटिव आइटम है, बस इतना ही आइटम रखते हैं। अदरवाइज ध्यान रखना, लोन, कैपिटल एंड रिलेटेड आइटम यहां पे आएगा। लोन मतलब लोन जो अपने दे रहे हैं कि ले रहे हैं, विच वन, जो ले रहे हैं वो तो लाइबिलिटी होगा ना, वो फाइनेंसिंग होगा। तो लोन जो ले रहे हैं उसका और उससे रिलेटेड आइटम्स फाइनेंसिंग में दिखाओगे। अगर लोन किसी को दे रहे हैं तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। अब वो लोन शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। जनरली हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो होता है करंट एसेट्स में दिखाते हैं, शेड्यूल 3 में अगर जाता है तो करंट एसेट्स ही होता है वो, बट तुम्हारा सिलेबस बोलता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टू बी ट्रीटेड एज करंट इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को करंट इन्वेस्टमेंट लेना है, ये याद रखना। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, इसको एडजस्ट करके अपने यहां पे लिख देंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एंड लास्ट में तीनों को ऐड कर दो, इतना एग्जैक्टली फ्लो आया है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, या अगर नेगेटिव हो तो नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर, या कैश फ्लो भी लिख सकता है, कैश यूज्ड भी लिख सकता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐड कर देंगे। क्या ऐड करोगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी सब ऐड कर दोगे। और सब ऐड करने के बाद तुमको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी सबका एडिशन इक्वल टू दिस होगा। अगर ये मैच करता है इसका मतलब तुम राइट कर रहे हो मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है,
तो ये एक फॉर्मेट तो समझ में आया क्या कर रहे हैं। अब फॉर्मेट के अलावा कुछ कंसेप्ट हम लोगों को पता होने चाहिए, वो अपने जल्दी से समझ लें। तो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, नोट्स देख के ले लो। नोट्स नंबर 1, 4-5 एडजस्टमेंट समझना और कुछ नहीं है। नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो हम लोग जब प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग करते थे ना, तो ये जो इनकम टैक्स हुआ करता था ड्रॉइंग्स, बट कंपनी का केस कर रहे हो तो इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स नहीं है। तो इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स नहीं है तो क्या है, कंपनी का खर्चा है। लेकिन कंपनी का खर्चा जो है ना, इसको प्रोविजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम अभी नहीं पे कर रहे हो। तो इस साल का प्रॉफिट जो होगा उसे नेक्स्ट ईयर पेमेंट करोगे, नेक्स्ट ईयर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, इसलिए इसको प्रोविजन बोला जाता है। अब क्वेश्चन इज, हम लोग को सिर्फ इसका कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट है उसको समझना है। तो देखो कैश फ्लो में इसका ट्रीटमेंट के लिए तुम लोग सिंपली आना, तुमको प्रोविजन फॉर टैक्स कहां मिलेगा पता है? करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में कहां पे तनिष? करंट लायबिलिटीज में कैश में। करंट लायबिलिटीज में कैश कब से आने लगा? करंट लायबिलिटीज में कहां पे मिलेगा, हेडिंग बताओ, सब हेडिंग। अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में पीएफटी मिलेगा, सिर्फ बैलेंस ऑफ पीएफटी अवेलेबल है तो ट्रीटमेंट एक डिफरेंट होगा। अगर तुमको एडजस्टमेंट भी गिवन है तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बस इतना सा चीज हम लोग को समझना है, ठीक है। और अभी जैसे जैसे तुम लोग नियर टू एग्जाम आ रहे हैं ना, तो तुम लोग पहले क्लासेस पूरा किया, सभी सब्जेक्ट के लिए हम बोल रहे हैं, क्लासेस पूरा किया हुआ कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब धीरे धीरे जब आ रहे हैं ना, तो तुम लोग को कंसेप्ट के साथ साथ लर्निंग आना चाहिए, ऐसे होता है, उससे टाइम सेव होता है। तो लर्निंग पता होना चाहिए, इसीलिए अपने रिविजन क्लास कर रहे हैं। तो अब अपने आप प्रोविजन फॉर टैक्स में सबसे पहले ध्यान रखना, ओनली बैलेंस गिवन। किसका बैलेंस? पीएफटी का। और एक हो जाएगा बैलेंस विथ एडजस्टमेंट। दो चीजें हैं। ओनली बैलेंस गिवन बहुत सिंपल हो जाता है। ओनली बैलेंस गिवन है तो तुम लोग ध्यान रखना, ये चीज याद रखना, अगर सिर्फ बैलेंस गिवन है तुमको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, तुमको देखना है पिछले साल का कितना बैलेंस है, करंट ईयर का कितना बैलेंस। तो पिछले साल देखो, तुम लोग टैक्स का ट्रीटमेंट कहां कहां किया ये सोचो। एक तुम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड किया था, और दूसरा तुम लोग क्या किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जाके लेस किया। तो लेस किया मतलब जितना पेमेंट किए वो पिछले साल का होता है, और जो क्रिएट किए मतलब प्रॉफिट से निकाला जाता है कि इतना टैक्स देना है, वो ऐड होता है प्रॉफिट में, पीएफटी बोल के। जो प्रॉफिट अपने निकाल के रख लेते हैं कि टैक्स देना है इतना, वो ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होता है, उसको बोलते हैं पीएफटी मेड, ठीक है। और टैक्स पेड जो होता है जितना पैसा गया, तो पैसा जो गया वो तो लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। तो सिंपली ध्यान रखना, इफ ओनली बैलेंसेस आर गिवन तो तुम क्या करोगे, लास्ट ईयर वाला, हम पीवाई लिख रहे हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, लास्ट ईयर का बैलेंस क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करोगे, और करंट ईयर का बैलेंस क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करोगे। इतना सा चीज, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रखना, अगर बैलेंस दिया हुआ है विथ एडजस्टमेंट तो एक अकाउंट बना देना। पीएफटी अकाउंट बना देना। पीएफटी है क्या, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, तुम पहले उसको दिखा देना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, और टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो होता क्या है ना, तुम जो प्रोविजन बनाते हो मतलब प्रॉफिट से पैसा निकालते हो, तो प्रॉफिट से पैसा निकालोगे तो प्रॉफिट कम होगा और ये गुल्लक बढ़ जाएगा। तो गुल्लक बढ़ जाएगा, प्रोविजन का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड कौन सा साइड है, और डेबिट साइड डिक्रीजिंग साइड है। तो गुल्लक बढ़ाने के लिए क्रेडिट में पैसा डालना पड़ेगा, कहां से निकालोगे, प्रॉफिट से। तो यहां सिंपली ध्यान रखना, ये तो लर्निंग में भी याद रखना, बाई एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से प्रॉफिट निकला, ये पीएफटी मेड है, ध्यान रखना, पीएफटी तुमने बनाया है। और तुम क्या करोगे, जो पीएफटी पे करोगे वो कहां पे आएगा, कम करेगा पीएफटी को, तो टू बैंक मतलब ये टैक्स पेड होगा। और ये तुम याद रख सकते हो, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा।
मतलब अगर टैक्स पे कर रहे हो तो पीएफटी में डेबिट में आएगा, और पीएफटी बना रहे हो तो पीएफटी में क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो ये कोई एक चीज दी रहेगी, सपोज कर लो तुमको हम दे दिया पीएफटी मेड, तो तुमको एडजस्टमेंट के थ्रू क्या पता चलेगा, टैक्स पेड कितना हुआ, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। अगर टैक्स पेड दिया हुआ है तो पीएफटी कितना बनाया वो मिल जाएगा। और ये जो पीएफटी जो बना रहे हो वो क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होता है, और ये जो टैक्स पे कर रहे हो वो क्या करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर। बस इतना ध्यान रखना, यही है पीएफटी का चक्कर और कुछ नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 में हम लोग गुडविल की बात कर रहे हैं। देखो, अगर गुडविल डिक्रीज हो रहा है, अगर गुडविल डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है तनिष्क, अगर गुडविल डिक्रीज होगा तो इसका मतलब हम लोग क्या मानेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अब या तुम बता, गुडविल डिक्रीज हो रहा है, क्लास 11 का बच्चा भी बता देगा ना, यस। क्या होगा, अमोटाइजेशन मतलब डेप्रिसिएशन है, बट इंटेंजेबल एसेट्स है तो वर्ड डेप्रिसिएशन यूज नहीं करेंगे। तो अगर गुडविल डिक्रीज होता है तो दिस इज गुडविल रिटर्न ऑफ, मतलब अमोटाइजेशन, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। अगर ये इंक्रीज होता है गुडविल तो क्या करेंगे, देखो गुडविल इंक्रीज होता है मतलब इट इज अ परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल रीड करोगे, परचेज ऑफ गुडविल। और परचेज ऑफ गुडविल कहां पे आना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, प्लस की माइनस, माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, करंट लायबिलिटी मत लेना। अच्छा, नेक्स्ट आओ, एडजस्टमेंट नंबर 3। बस एक चौथा एडजस्टमेंट है, वो समझने के बाद अपने सीधा सम में आ जाएंगे, कंसेप्चुअली सारा खत्म। अब अपने आओ एडजस्टमेंट नंबर 3, जो हम लोग समझने जा रहे हैं, फिक्स एसेट्स रिलेटेड पार्ट समझने जा रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। देखो, फिक्स एसेट्स की जब बात करेंगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स का अकाउंटिंग जब करते हैं ना, तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेट कर जाता है। तो डेप्रिसिएशन जब रिलेट कर जाते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन को बुक्स में दिखाने के दो तरीके होते हैं। तनिष्क बता रहा ना क्या क्या दो तरीका होता है, और लक्ष्य हंस रहा है ना। रुको, हम लोग अंशिका से पूछते, अंशिका बता, डेप्रिसिएशन को बुक्स में दिखाने के दो तरीके होते हैं। लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, इसको थोड़ा टेक्निकली बोल, नीतिका बताएगी, बता। अरे जिसके लिए तुम लोग क्लास 11 में परेशान होता रहता था, क्या था वो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टेक्निक, और दूसरा नॉन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब एक में तुमको पीएफडी का बैलेंस दिखाई देगा, एक में नहीं दिखाई देगा, राइट। सिर्फ फिक्स एसेट्स का बैलेंस होगा, एक तरीका ये, और दूसरा फिक्स एसेट्स विद पीएफडी रहेगा। और पीएफडी का दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहां पे अपने दो पार्ट लिख रहे हैं, एक रहेगा ओनली बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट इज गिवन, दूसरा होगा फिक्स एसेट विथ पीएफडी गिवन। ध्यान रखना, पीएफडी का ही दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो कंफ्यूज मत होना। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को दिखाने का दो तरीका हो सकता है, जो ये बोल रही थी अभी अंशिका, अपने एसेट से लेस कर सकते हैं, उसको लाइबिलिटी में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपने आओ, अगर सिर्फ फिक्स एसेट्स दिया हुआ है तब तो बहुत ही सिंपल है, फिक्स एसेट्स का बैलेंस है तो इसमें अपने क्या करते हैं, फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाने का कोशिश करते हैं जो सबको आता होगा।
और अगर नहीं भी आता है ना तो एकदम सिंपली लर्निंग ट्रिक में समझ लो। फिक्स एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अकाउंट्स में एक सिंपल फंडा है कि जो भी अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना वो उसके लिए इंक्रीजिंग साइड होता है और अपोजिट साइड डिक्रीजिंग साइड। अगर तुमको एंट्री नहीं भी आती है ना तो तुम सम सही कर लेगा, भले कंसेप्ट नहीं बता पाए। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट हम लोग बनाए, इसमें डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अगर फिक्स एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो दिस वन इज अ इंक्रीजिंग साइड, दिस वन इज अ डिक्रीजिंग साइड। ठीक है। और एक सिंपल सा रूल ध्यान रखना, बैलेंस दिखाने में भी बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। लर्निंग ट्रिक में जाए तो ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस इंक्रीजिंग साइड में दिखाया जाता है, एकदम ऊपर में दिखाया जाता है, ओपनिंग है ना। और क्लोजिंग बैलेंस कहां दिखाया जाता है? डिक्रीजिंग साइड में दिखाया जाता है। क्लोजिंग है ना, एकदम लास्ट में दिखाया जाता है। बैलेंस दिखाने का भी तरीका ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस इंक्रीजिंग साइड में दिखाया जाता है एकदम ऊपर में क्योंकि ओपनिंग है। क्लोजिंग बैलेंस एकदम लास्ट में दिखाया जाता है, डिक्रीजिंग साइड में दिखाया जाता है क्योंकि क्लोजिंग है। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग दिखा देंगे पहले, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तुमको ऑलवेज गिवन रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम क्या करते हो ना, ये सब वर्किंग करके मिसिंग वैल्यूज निकालते हो। कितना का सेल हुआ नहीं पता था, वो मिल जाएगा। कितना का परचेज हुआ वो पता चल जाएगा। तो यहां पे तुम क्या क्या दिखाते हो, देख एसेट्स होगा क्या, या तो परचेज होगा या सेल होगा या डेप्रिशिएट होगा, और तो कुछ होगा ही नहीं। तो अगर परचेज होगा तो कहां दिखाएंगे? डेबिट में। बढ़ रहा है ना परचेज हो रहा है तो। टू बैंक की जगह हम लोग शेयर्स के थ्रू भी तो दिखा सकते हैं। हम लोग शेयर्स मतलब बेसिकली क्या, फिक्स्ड एसेट्स खरीदे बदले में शेयर्स इशू कर दिए, तो हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो हम यहां पे ये पूछना चाह रहे हैं रिदम से, सपोजिंगली हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदे कैश पेमेंट करके, तो इसको कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग में। फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, फाइनेंसिंग ना, सब या फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो कैश पेमेंट करके। फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, कैश पैसा देके खरीद रहे हैं, तो कहां दिखाएगा? इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, वेयर? इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे आउटफ्लो। फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे काव्या, शेयर्स इशू करके खरीद रहे हैं, कहां दिखाएंगे? फाइनेंसिंग में दिखाएंगे। नितिका कहां दिखाएंगे? फाइनेंसिंग। तुम अंशिका, हम लोग कर क्या रहे, चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश आया, कैश गया, कहां दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। तो ध्यान रखना, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं, सबसे पहला तो उस पर ध्यान देना, कैश का फ्लो ही नहीं हो रहा है। हम अगर फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं शेयर इशू करके, तो कैश आया भी नहीं, कैश गया भी नहीं, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। इन सब चीजों पे भी ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। और ये ध्यान देना, आईएससी ना टेक्निकल पेपर देता है, सीबीएसई भी टेक्निकल देता है, बट सीबीएसई के बच्चे ना मतलब एडजस्ट हो चुके हो, बट आईएससी अभी नया नया टेक्निकल देना चालू किया, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल देता है। जो दे रहा है टेक्निकल दे रहा है, तो अगर तुम सोचेगा कि अच्छा मार्क्स आ जाए तो तुमको अच्छे से मेहनत भी करना हो, नहीं तो अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला। क्योंकि ऐसा ऐसा जगह टेक्निक डाल देगा ना जो तुम कुछ ना कुछ गलती कर ही सकते हैं, तो 2-4 नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा। तो 98 99 नहीं आएगा, 94 95 में चला जाएगा। तो मेहनत अच्छे से करना पड़ेगा वो 2-4 नंबर के लिए, ठीक है। आपने अब दिखा दिया यहाँ पे, जैसे अभी तुम लोग बोल दिया शेयर से इशू करके इसको फाइनेंसिंग में दिखाएंगे, दिखा देगा फाइनेंसिंग में, चला वहां 2 नंबर चला गया। तो अब आओ यहाँ पे, और क्या क्या आ सकता है? इंक्रीज में तो और कुछ नहीं है, परचेज ही आएगा। और कुछ आ सकता है? प्रॉफिट भी तो वैल्यू को बढ़ाता है ना, अगर प्रॉफिट ऑन सेल होगा तो वो भी कहां दिखाएंगे? डेबिट में दिखाएंगे। और अगर हम लोग डेप्रिशिएट करते हैं एसेट्स को, तो डेप्रिशिएशन क्या करता है, वैल्यू को बढ़ाता है क्या? कम करता है, तो डिडक्शन साइड में दिखाएंगे। और क्या डिडक्शन साइड में आ सकता है? सेल, तो बाय बैंक। अगर सपोज कर लो हम लोग बेचे नहीं, फिक्स एसेट्स मेरा डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है, और डिस्ट्रॉयड होने के चलते इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो वो भी तो यही आएगा ना। हाँ, तो पैसा ही रहे, एसेट तो जा ही रहे भाई, बैंक में सेल नहीं लिख के इंश्योरेंस क्लेम लिखेंगे, वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा, लेकिन तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के नहीं दिखाना है, तुम नॉर्मली अपना दिखाओगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, बाई बैंक करके इंश्योरेंस क्लेम भी आएगा, बाई बैंक करके ही सेल आएगा। कई बार क्या होगा ना, इंश्योरेंस क्लेम दे देगा तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा,
पैसा तो आ ही रहा है, एसेट तो कम हो ही रहा है, सेम चीज करेंगे। और लॉस ऑन सेल जो होगा वो कहां दिखाएंगे? लॉस क्या करता है? वैल्यू को कम करता है, तो माइनस कर देंगे, बस सब चीज हो गया। मतलब यही सब चीज आएगा और कुछ नहीं आएगा। इन ब्रीफ हम बता दिया। अब क्या होगा, तुमको इसमें से कोई एक चीज मिसिंग रहेगा। सपोज कर ले तुमको परचेज नहीं दिया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, तुम सब चीज डाल दिया, डालने के बाद डेबिट में शॉर्टफॉल आ रहा है, तो तुम क्या एज्यूम करेगा? परचेज एज्यूम करेगा। अगर क्रेडिट में शॉर्टफॉल आ रहा है, सेल्स नहीं दिया हुआ है, तो क्या एज्यूम कर लेगा? सेल्स। डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो क्या एज्यूम कर लेगा? डेप्रिसिएशन। बट एक चीज और समझ लो, सपोज कर लो क्रेडिट साइड में शॉर्टफॉल है, ना तो परचेज दिया हुआ है ना सेल्स दिया हुआ है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? टू डेप्रिसिएशन हम सेल एज्यूम कर ले तो देखो, वैसे सेल एज्यूम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन सेल क्या होता है ना, स्पेसिफिक एक्टिविटी है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी जरूरी नहीं है ना बेचे, लेकिन डेप्रिसिएशन तो होगा ही ना। तो इसीलिए ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट अगर क्रेडिट में शॉर्टफॉल आता है और कुछ ना दिया हो तो हम लोग डेप्रिसिएशन मानते हैं, ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन भी दिया है तब तो तेरे पास ऑप्शन नहीं है, अब दूसरा पार्ट मानना पड़ेगा, दैट इज सेल्स मानेंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन मानो। ये हो गया डेप्रिसिएशन, सिर्फ फिक्स एसेट दिया है तो। अगर पीएफडी भी दिया है तो क्या करेंगे, उसको समझ लो, और उसको थोड़ा अच्छे से समझना, बच्चे उसमें गलती करते रहते हैं। हम लोग इसमें 2 अकाउंट बनाएंगे, एक फिक्स एसेट्स अकाउंट, एक पीएफडी अकाउंट। पीएफडी मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ध्यान रखना। फिक्स एसेट्स का डेबिट बैलेंस है इंक्रीजिंग साइड डिक्रीजिंग साइड, पीएफडी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड इज इंक्रीजिंग साइड, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होगा, तो क्रेडिट साइड इज इंक्रीजिंग साइड, डेबिट साइड इज डिक्रीजिंग साइड। तो पहले तो क्या काम करेंगे हम लोग, बैलेंसेस दिखा देंगे। तो पहला बैलेंसेस दिखा देते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, पीएफडी का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बट एक चीज ध्यान रखना कि जब भी तुम पीएफडी टेक्निक फॉलो करोगे, फिक्स एसेट्स किस प्राइस पे अपीयर करता है? एट कॉस्ट रहता है। यहां पे देखो तुम डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, डेप्रिसिएशन दिखाने का मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ रहा है, मतलब डब्ल्यूडीवी आ रहा है, डेप्रिशिएट क्या वैल्यू आ रहा है, लेकिन यहां पे तुम डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स में नहीं दिखाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी तुम पीएफडी टेक्निक फॉलो करोगे, तो पीएफडी टेक्निक में डेप्रिसिएशन एसेट्स पे चार्ज नहीं होता है, और सिंस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, एसेट्स किस प्राइस पे रहता है? कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे टेक्निकली क्या दिया जा सकता है उसको पहले समझो, फिर इस अकाउंट में आते हैं। हम तुमको बैलेंस शीट देते समय ऐसे इंफॉर्मेशन दे सकता है, एसेट्स है मेरे पास, इसमें हम दिखा दे रहे हैं 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, फिक्स एसेट्स 10 लाख, 12 लाख, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख एंड 2,50,000, एंड वैल्यू कितनी बची? 8 लाख, और इधर कितना आ जा रहा है? 9,50,000। हम इस तरह वैल्यू दे सकते हैं। इस तरह जब भी वैल्यू देगा तो तुम क्या करोगे, एसेट्स अकाउंट में कौन सा बैलेंस लेना है, और डेप्रिसिएशन पीएफडी में ये बैलेंस लेना, और बैलेंस शीट में जो अपीयरेंस है वो कौन सा बैलेंस अपीयर हो रहा है, अल्टीमेटली नेट ऑफ करके तो यही बैलेंस शीट में वैल्यू आ रहा है ना। अगर हम तुमको इसको देने का तरीका डिफर कर देता है, मतलब हम ऐसे दे दे, देखो इस तरह अगर दिया रहे, मतलब जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुमको बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे, तो इसका मतलब एसेट्स अपने कॉस्ट पे ही दिया हुआ है, एज इट इज कॉपी कर देना।
लेकिन तुमको इंफॉर्मेशन इस तरीके से और दी जा सकती है। वो क्या होगा पता है, तुमको इंफॉर्मेशन इस तरह दे देगी। हम तुमको बोलेगा देखो भाई फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू बैलेंस शीट में तो इतना है। अब बैलेंस शीट के नीचे हम तुमको बोलेगा एडिशनल इन्फो में पीएफडी का बैलेंस था तुम्हारे पास 31 मार्च 24 को 2 लाख था, 31 मार्च 25 को 2.5 लाख था, यानी फिक्स्ड एसेट्स विद पीएफडी है। अब क्या करोगे, इसका मतलब ये वैल्यू जो गिवन है ये कौन सी वैल्यू है, आफ्टर डेप्रिसिएशन है ना। अभी तो तुमको तो दिख रहा है डायरेक्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन है, मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए, बिफोर डेप्रिसिएशन। तो इसको बिफोर डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐड कर दो। तो अगर तुमको पीएफडी बैलेंस शीट में दिखाई दे एज इट इज कॉपी करना, अगर बैलेंस शीट के बाहर दिखाई दे पीएफडी तो पहले उसको फिक्स्ड एसेट्स में ऐड करके कॉपी करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहां पे बैलेंसेस दिखा दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन। नॉर्मली तुम लोग कहां दिखाते थे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में बाय डेप्रीसिएशन, यहां पे कहां दिखाओगे, पीएफडी अकाउंट में बाय डेप्रीसिएशन। ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है, और इस डेप्रीसिएशन को क्या करते हैं पता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं। इसी डेप्रीसिएशन को ऐड करते हैं, करंट ईयर के डेप्रीसिएशन को ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि करंट ईयर का डेप्रीसिएशन ही तो पीएल में चार्ज कर रहा है, कोई पिछले साल का डेप्रीसिएशन थोड़ी चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये दिखा दिए। और अब क्या करना है, देखो बेसिकली एक चीज ध्यान रखना, तुम जिस एसेट्स को ड्यूरिंग द ईयर खरीदोगे उसको कहां दिखाओगे, वो तो नॉर्मल है यहीं पे आएगा सर, टू बैंक, यही आएगा ना। परचेज तो यही आएगा, सेल कहां पे आएगा, सेल्स भी क्रेडिट में ही आएगा। लेकिन बस एक छोटा सा चीज, तुम पीएफडी टेक्निक जिस एसेट्स को बेचोगे ना उसका पूरा डेप्रीसिएशन एक बार में एसेट पे चार्ज होगा। यहां पे क्या लिखेंगे, बाई पीएफडी, जो एसेट बेचेगा उसका डेप्रीसिएशन, बहुत नॉर्मल है। जो एसेट बेच रहे हो ना, यहां पे तो हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा था इस टेक्निक में, यहां पे तुम हर साल नहीं चार्ज कर रहे हो। जब एसेट्स को बेचोगे तो उसका पूरा जितना डेप्रीसिएशन है यहां पे दे देगा सब में, तुम उसको बाई पीएफडी के नाम से फिक्स एसेट्स में दिखा देना। और जैसे ही तुम बाई फिक्स पीएफडी के नाम से फिक्स एसेट्स में दिखाओगे, उसका क्रॉस पोस्टिंग होगा ना, यहां पे क्या हो जाएगा, टू फिक्स एसेट। ये क्या होगा, एसेट सोल्ड या डिस्कार्डेड का डेप्रीसिएशन है। ये डेप्रीसिएशन कौन सा डेप्रीसिएशन होगा, जो एसेट तुम ड्यूरिंग द ईयर बेच दिए या ड्यूरिंग द ईयर हटा दिए, वो यहां पे आएगा। ध्यान रखना मिसिंग वैल्यूज क्या क्या होती है, याद रख लेना, छोटा सा ही चीज है। जो भी एसेट बेच दिए या जो भी एसेट डिस्कार्ड कर दिए, डिस्कार्ड मतलब हो सकता है फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया, बिका नहीं है, फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया, उसका भी तो डेप्रिसिएशन हटेगा। तो ये जो टू फिक्स एसेट लिखोगे, एसेट सोल्ड या एसेट डिस्कार्डेड का डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। ये तो पोस्ट हो गया। अब नॉर्मल ट्रीटमेंट है, तुम एसेट बेचोगे तो कहां दिखाओगे, बाय बैंक, और लॉस ऑन सेल होगा तो कहां दिखाओगे, लॉस वैल्यू को कम करता है और प्रॉफिट वैल्यू को बढ़ाता है, बस। तो स्क्रैप वैल्यू तो फिक्स एसेट्स अकाउंट में दिखाया बाय बैंक। ऐसे डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे तुम लोग क्लास 11 में, बट यहां पे हम लोग वर्किंग में कर रहे हैं, तो क्यों बनाएंगे ऐसे डिस्पोजल बिना मतलब के, हम लोग यहीं पे कर दिए सारा चीज। समझ में आया ये पार्ट, याद रखना, फॉर्मेट देख के रखना, इससे सारा काम हो जाएगा। इस फॉर्मेट के बारे में कुछ नहीं पूछना है। अब लास्ट एक एडजस्टमेंट हम लोग समझेंगे, दैट इज डिविडेंड से रिलेटेड पार्ट। ये तुम लोग को जो कंसेप्ट दिया है ना, पूरा कैश फ्लो आराम से हो जाएगा, तुम इसको रट के भी जा सकते हैं तो भी आराम से कैश फ्लो का सम कर लेगा। एक नॉर्मल सम जो रहता है ना आईएससी स्टूडेंट का, वो तो आराम से किया जा सकता है। हाँ, टेक्निकल सम के लिए तुमको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। तो डिविडेंड रिलेटेड पार्ट में आ रहा है, नोट्स नंबर क्या हो जाएगा, 4th। ओए क्या चल रही है, देखो डिविडेंड से रिलेटेड अपनी बात करेंगे तो ये डिविडेंड हम लोग बात कर रहे हैं ऑन व्हाट, डिविडेंड पेबल की बात कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीवेबल की बात नहीं कर रहे हैं। डिविडेंड रिसीवेबल जो होगा, डिविडेंड रिसीव जो होगा तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा,
वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का होगा। हम लोग बात कर रहे हैं शेयर्स कैपिटल के ऊपर, डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल। तो ये ऑलवेज पेएबल होगा और ऑलवेज किस एक्टिविटी का पार्ट होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये डिविडेंड ना दो तरीके का होता है, जो भी हम ऊपर भी समझे थे अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। एक होता है इंटरिम डिविडेंड। ये क्या होता है? कंपनी क्या करता है ना, हर लिस्टेड कंपनी को, ये लिस्टेड कंपनी के लिए रहेगा, हर लिस्टेड कंपनी को डिविडेंड क्वार्टरली रिजल्ट सबमिट करना पड़ता है। जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट सबमिट करता है, अगर रिजल्ट अच्छा है तो कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देता है। जरूरी नहीं है करे, कर सकता है। तो अगर कर देता है तो इन सच ए केस क्या हुआ, दैट डिविडेंड इज नोन एज द इंटरिम डिविडेंड। तो ये इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है, जिस ईयर में डिक्लेयर होता है उसी ईयर में पेड हो जाता है। अनपेड हो सकता है अगर शेयर होल्डर को ट्रेस आउट नहीं कर पाए, अदरवाइज पेड हो जाता है। तो इसका सिंपल ट्रीटमेंट होता है इंटरिम डिविडेंड का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देना और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना। बट एक चीज इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, सपोज कर लो मैंने बोला डिविडेंड डिक्लेयर्ड, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड 70,000, ठीक है, तो 70,000 कहां पे ऐड होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। बट डिविडेंड अनपेड ₹10,000, इसका मतलब क्या हो, डिविडेंड पेड कितना किए हैं? 60,000 ही। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस कितना होगा? 60,000 ही। क्योंकि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, ध्यान रखना जितना पैसा आएगा जितना जाएगा वही दिखाएंगे। तो ये ध्यान रखना, इंटरिम डिविडेंड का यही ट्रीटमेंट है। अब अपने आते हैं, इसके अलावा एक डिविडेंड होता है दैट इज कॉल्ड, नहीं वो तो बैलेंस शीट में अपीयर करेगा ना, आउटस्टैंडिंग बोल के, आउटस्टैंडिंग बोल के नहीं अपीयर करेगा, वो अनपेड डिविडेंड के नाम से बैलेंस शीट में अपीयर करेगा, डिविडेंड पेएबल के नाम से अपीयर करेगा। यहां कुछ नहीं होगा। अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देख रहे हैं। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट अपने जो समझने जा रहे हैं, दैट इज अ फाइनल डिविडेंड। और ध्यान रखना ये डिविडेंड की बातें जो अपने कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स के बारे में। प्रेफरेंसेस का तो फिक्स्ड है, दिन है मतलब दिन है, ट्रीटमेंट वही होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी होगा ना, उसके लिए अपने लास्ट ईयर सबसे मतलब नहीं है, करंट ईयर का ही लेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी होगा वो जितना है उतना डिक्लेयर भी करेंगे, उतना पेड भी करेंगे। तो डिक्लेयर करेंगे तो क्या करोगे, एड बैक कर दोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और पे करोगे तो क्या करोगे, फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे, दैट्स इट। फाइनल डिविडेंड मतलब प्रपोज्ड डिविडेंड भी इसको बोला जाता है, प्रपोज्ड डिविडेंड। डिविडेंड जो डिक्लेयर करते हैं ना, देखो इंटरिम डिविडेंड तो डिक्लेयर करके कंपनी पे कर देता है, फाइनल डिविडेंड जो होता है ना वो एजीएम के ऊपर डिपेंड कर जाता है। तो एजीएम में शेयर होल्डर अप्रूव नहीं किया तो कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर सकती, कम अप्रूव किया तो कम पे करना पड़ेगा, ज्यादा करवा नहीं सकता है शेयर होल्डर। तो इसीलिए जो करंट ईयर का डिविडेंड होता है ना, वो कंटिजेंट लाइबिलिटी होता है। शेड्यूल 3 के लिए भी ध्यान रखना, कंटिजेंट लाइबिलिटी होता है। कंटिजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में कहीं नहीं शो होता है, आउटसाइड द बैलेंस शीट शो करते हैं। तो लास्ट ईयर का जो डिविडेंड होता है, अनलेस स्टेटेड, अपने मान लेते हैं एजीएम में अप्रूव्ड हो गया, अनलेस स्टेटेड, यहां पे टेक्निकली क्या डाल सकता है पता है, तुमको बोलेगा लास्ट ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर 70,000 है, बट शेयर होल्डर रिजेक्टेड डिविडेंड इन एजीएम, तो तुम लोग क्या करोगे, लास्ट ईयर का डिविडेंड भी कुछ नहीं करेंगे, भूल जाएंगे उसको, तो भी एड बैक नहीं करेंगे, फाइनेंसिंग में पेमेंट नहीं दिखाएंगे। और अगर बोलेगा 70,000 डिक्लेयर किए थे, एजीएम में अप्रूवल मिला सिर्फ 50,000 का, तो अपने 50,000 से मतलब रखेंगे, 50,000 एड बैक करेंगे, 50,000 फाइनेंसिंग में दिखाएंगे। ये सब चीज ध्यान रखना। तो अभी अपने आ जाओ प्रपोज्ड डिविडेंड, हमारे पास क्या होगा, एक करंट ईयर का होगा, एक लास्ट ईयर का होगा। करंट ईयर का सिंपली इग्नोर मार देना, और लास्ट ईयर का क्या करना, सेम ट्रीटमेंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देना और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज समझ लो थोड़ा सा, डिविडेंड पेएबल appearing in बैलेंस शीट। डिविडेंड पेएबल को अनपेड डिविडेंड के नाम से भी दिखाया जा सकता है।
देवांशु तुम बताइए, अनपेड डिविडेंड या डिविडेंड पेएबल बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है तो बोल रहा है, कहां पे अपीयर करेगा? संडे को तुम टेस्ट देने वाला है और ये छोटा सा चीज तुमको नहीं पता है, तुम्हारे मुंह पे रखा हुआ होना चाहिए था मेरे क्वेश्चन बोलने तक। अदर करेंट लायबिलिटी सही बोल रहे हैं अंशिका, ये बोल रहे अदर करेंट लायबिलिटी, मेरे को गलत लग रहा है। सही है, यस गलत है ना? सही है, करेंट लायबिलिटी अदर करेंट लायबिलिटी। तो अगर तुमको ये दिख जाए तो क्या करना ना, तब तुम डिविडेंड पेएबल का एक तो अकाउंट बना देना। तो डिविडेंड पेएबल तो लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट साइड इंक्रीजिंग साइड, डेबिट साइड डिक्रीजिंग साइड। सबसे पहला काम क्या करो, इसमें ओपनिंग बैलेंस दिखा दो जो दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस दिखा दो, अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो। डिविडेंड डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, हम शेयर होल्डर से वादा कर रहे हैं कि इतना डिविडेंड तुमको देंगे, तो कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना। तो डिविडेंड पेएबल जो डिक्लेयर करेंगे वो क्या करेगा, डिविडेंड पेएबल को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या करोगे, डिविडेंड पेएबल जैसे इंक्रीज होगा मेरा प्रॉफिट क्या होगा, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बांटने की बात करेंगे तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखे, बाई डिविडेंड कहां से दिया जाता है, एसओपीएल से। लेकिन कौन से एसओपीएल से, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से दिया है तो सरप्लस प्रॉफिट से दिया जाता है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद दिया जाता है, तो उसको सरप्लस इन एसओपीएल बोला जाता है, एसएसओपीएल। ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड की बात है, यहां पे जो भी आएगा वो डिविडेंड डिक्लेयर्ड आएगा। मतलब जो ये यहां पे हम बोला ना प्रपोज डिविडेंड, जो पीएफटी पीबीटी में ऐड कर रहे हैं वो यहां पे आएगा, इंटरिम डिविडेंड जो डिक्लेयर किया वो यहां पे आएगा। तो यहां पे क्या हो सकता है ना, डिविडेंड पेड डिफर कर सकता है, तो टू बैंक जो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा ये क्या होगा, डिविडेंड पेड होगा। मतलब सिंपल सा चीज सोचो ना, अगर सपोज कर लो तुम डिविडेंड डिक्लेयर किया 1 लाख का, अब तुम बोल रहे अभी भी 30,000 पेड नहीं किया, तो पेड कितना किया है, 70,000। वो तुम नॉर्मली भी सोच सकता है, अकाउंट बनाएगा तो अपने आप बाई डिफॉल्ट मैकेनिकली आंसर आ जाए। ठीक है, तो बस इतना कंसेप्ट ध्यान रखना, और कैश फ्लो में कोई कंसेप्ट नहीं है। अब जो नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट है वो तो अपने आप ही करना पड़ेगा। तो अब अपने आओ सब में मूव ऑन करते हैं। 2024 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 11 सब पार्ट 2। बोला जब तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्लासिफाइड बाय अ कंपनी एज इट्स कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश आउटफ्लो बोला है स्पेसिफिकली, अब तुमको आउटफ्लो पे स्ट्रेस देना है, इनफ्लो पे नहीं। तो कुछ कुछ चीज तो इनफ्लो होगा जो ऑड वन आउट हो जाएगा। देखो ये तो ऑड वन आउट हो गया ना, प्रोसीड फ्रॉम इनफ्लो है, ये तो इनफ्लो है, तो इनफ्लो से तो मेरे को मतलब ही नहीं, हम तो साफ साफ आउटफ्लो पूछे हैं, तो ऑड वन आउट, ये दोनों तो सीधा आउट हो गया। बचा क्या, अब मेरे पास पी एन क्यू बचा, उसमें सिलेक्शन करो विच वन आप शो करोगे एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो तनिष जल्दी से आंसर दो। हाँ 24 का है, ये लग रहा है, मतलब पी एन क्यू। देखो यहाँ पे पी को तुम इग्नोर मार सकता था, तुम बोलता कि इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो करंट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में ध्यान रखना तुमको आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट देना है। तो तेरे को यहाँ पे ये क्यू तो एकदम अप्रोप्रिएट है, क्योंकि क्यू तो लिख दिया साफ साफ 6 मंथ से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली वो तुम्हारा कैश इक्विवेलेंट तो हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अब पहले वाले में तुम कंफ्यूज है, लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो पहले वाले को भी अपने कंसीडर कर लेते हैं, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए। हाँ बैंक डिपॉजिट नहीं, बैंक डिपॉजिट मतलब क्या हो गया, ये बैंक डिपॉजिट तेरा हो गया शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो गया, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो गया मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तुम कहाँ पे लेगा? बैंक डिपॉजिट कहाँ पे आता है? कौन सा बैंक डिपॉजिट? तुम किसके लिए बोल रहे हैं? उसी में हम लोग करते थे बैंक डिपॉजिट या एफडी या कोई भी बैंक के साथ डिपॉजिट तो ना हमेशा कैश एंड कैश ही मिलता नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कौन सा बैंक डिपॉजिट तुम दे लेता है? डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो कैश कैश में आता है, जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो कैश में नहीं आता है। कैश जो होता है, तुम लोग यहाँ पे आना, इसमें अभी फॉर्मेट भी तेरे को दिया हुआ है, इसीलिए बोला था जनरल रीडिंग में तुम लोग पढ़ लेना। यहाँ देख, डिमांड डिपॉजिट होता है कैश में। कैश कंप्राइजेस कैश इन एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स। फिक्स डिपॉजिट नहीं, यहाँ डिमांड डिपॉजिट तुम 6 महीने के लिए डिपॉजिट कर दिया तो इट्स नॉट डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो अपने करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम जब चाहे तब पैसा ले सकते हैं, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। तुम फिक्स डिपॉजिट करेगा तो एटीएम से जाके उसका पैसा निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है, बट करंट अकाउंट से निकाल सकता है, तो दैट इज डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट तुम कभी भी निकाल सकते हैं ना, इसलिए उसको कैश में डालो, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद वैसे यहां पे देखा जाए तो क्वेश्चन अप्रोप्रिएट नहीं दिया, कंफ्यूजन हो सकता है, पी नहीं कंसीडर करेंगे हम, लेकिन यहां पे क्या है ना, ऑप्शन वैसा मैच ही नहीं किया है, तो हम तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन में चले जाएंगे, तो हम पी एंड क्यू ले लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद कैश फ्लो का सम, दिस वन, ये भी कैश फ्लो का ही है ना? कैश फ्लो का नहीं है लेकिन ठीक, हम लोग कैश फ्लो का ही है शायद, ठीक है। 8 नंबर का जो कैश फ्लो का क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन तुमसे पूछेगा सीक्यू फॉर्म, 2 मार्क्स, एंड 6 नंबर का पूरा कैश फ्लो पूछेगा। चलो देखो क्या दिया हुआ है। देखो तुम लोग को बोनस शेयर के लिए हम बोला था ना, 2024 के पेपर में पूछा हुआ बोनस शेयर, तो तुम लोग किसी चीज को मिस नहीं कर सकता। छोटा मोटा कैलकुलेशन तुम ये नहीं बोल सकता ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है। ट्राई करो देखो। देखो जो लोग कर लिया ठीक है, जो नहीं किया एक बार समझ लो। हमारे पास पहले इक्विटी शेयर्स जो थे 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, 50,000 शेयर्स थे। अभी 8 लाख डिवाइडेड बाय 10, 80,000 शेयर्स है। सम्स में क्या पूछा है? जब भी 1 मार्क क्वेश्चन हो ना, तुम पहले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया उसमें जाया करो। यहाँ पे क्या बोला है, कितने शेयर्स कंपनी ने कैश में इशू किए, तो उसके पहले आ जाओ बोनस शेयर्स कितना दिया गया। बोनस मतलब कंपनी फ्री में शेयर्स देता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपनी अपना कैपिटल रेज किया बोनस दे के भी। कितना बोनस दिया गया है? 1:5, मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। हर 5 शेयर पे 1 शेयर बोनस दिया गया है। यहाँ 50,000 शेयर थे, हर 5 शेयर्स पे 1 शेयर का बोनस, मतलब ये इक्वेशन बना 50,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1, मतलब कितने बोनस शेयर्स दिए गए? 10,000। 10,000 बोनस शेयर्स दिए गए। टोटल इंक्रीज इन द शेयर्स कितना हो रहा है? 30,000। और हम बोनस कितना दिए? 10,000 का बोनस, मतलब फ्री में शेयर्स दिए, तो इसका मतलब 20,000 शेयर्स ऐसे हैं जो हम लोग कैश में इशू किए हैं। हमें यही तो नंबर ऑफ शेयर्स ही तो पूछा है सिर्फ, तो 20,000 शेयर्स हो जाए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आओ, अब डायरेक्टली कैश फ्लो के एक सम में आते हैं। कौन सा नंबर? चलो पहले इस सम को पढ़ लो एक बार। 24 का 13th नंबर पार्ट। पहले इंफॉर्मेशन देने के बाद हमसे पूछ क्या रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 22-23 टैक्स इतना प्रोवाइड हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन दी। तुम क्वेश्चन में आओ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें जाओ। पहले पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, बताओ टैक्स कितना पेड हुआ है। क्या आई थिंक तुम लोग पीएफटी अकाउंट बना के बता सकते हैं, है ना? पीएफटी अकाउंट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। बैलेंसेस लिखते समय भी ध्यान देना, कई बार तुम उल्टा बैलेंस लिख देगा, बाद में जाके पता चलेगा हम उल्टा बैलेंस लिखे हैं, तो ध्यान दे के लिखना। तो कितना ओपनिंग बैलेंस था? 50,000। और क्लोजिंग बैलेंस यहां पे बोला है प्रोवाइडेड ₹75,000 फॉर टैक्स, मतलब टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब प्रॉफिट से निकला है। कहां पे आना चाहिए? बाई एसओपीएल, अमाउंट 75,000। तो तुमको पता चल जाएगा कितना टैक्स पेड हुआ है, कितना? 45,000। नेक्स्ट हो गया नहीं सबका? इसके बाद क्या बोल रहे हैं,
गिव द रीजन, क्या चीज का रीजन पूछ रहा है? फॉर द ओपनिंग बुक वैल्यू एंड क्लोजिंग बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी रिमेनिंग द सेम डिस्पाइट द परचेज ऑफ मशीन ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ये बोल रहा है परचेज किए थे हम मशीन, उसके बाद भी ये सेम है, क्यों? 40,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, दैट्स इट। क्लियर है ये चीज? सीधा आंसर तुम दे सकता है, क्योंकि 40,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किए। देख यहाँ पे पीएफडी टेक्निक तो है नहीं, तो अगर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख, हम 40,000 का परचेज भी किया, अकाउंट बना के देख लो, लेकिन अकाउंट बना के टाइम मत वेस्ट करना, अभी भले ही देख लो। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? हम यहाँ 40,000 का परचेज दिखा दिया, तो क्रेडिट में जो शॉर्टफॉल आएगा वो क्या होगा? हम क्या बोला था, डेप्रिसिएशन होगा या सेल्स होगा? इंप्लाइडली बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे? डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन है 40,000 का, इसीलिए ऐसा हुआ है। बट ये तुमको अकाउंट बना के नहीं देखना है, तुमको डायरेक्ट आंसर दे देना है, और यही चीज होगा डायरेक्ट आंसर, मतलब स्मार्टली तुम आंसर दे रहे हो तो तुमको आना चाहिए कंसेप्ट सारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द इश्यू ऑफ 7% डिवेंचर्स। और ट्राई करना, तुम लोग तो इतना अच्छे से सब चीज कर रहे हो, तो टेक्निकल पार्ट करने का ज्यादा चांसेस नहीं, क्योंकि जल्दी सॉल्व होगा, टाइम बचेगा। अच्छा, यहां पे बोल रहे डिवेंचर्स से कितना पैसा आया ये बताओ, तो इसके लिए ये पॉइंट नंबर बी पढ़ लेना, डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया। तो पहले देख डिवेंचर्स कितने का था, अब कितना हो गया, यानी 5 लाख का डिवेंचर इशू हुआ है, लेकिन 5 लाख थोड़ी आया है, 5% कम आया है, तो बता देना। 5% कम मतलब कितना? 25,000 कम आया, मतलब 4,75,000। नेक्स्ट, if the company's outflow of cash for dividend paid to shareholders, डिविडेंड अल्टीमेटली कितना तुम पेड किया है, पेड किया, आउटफ्लो ऑफ कैश बोला है, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर कितना हुआ उसकी बात नहीं कर रहा है, डिविडेंड पेड कितना हुआ उसकी बात कर रहा है। तो यहां पे तुम अगर डिविडेंड की बात करो, देखो अनक्लेम डिविडेंड 6,000 है, यहाँ पे रूल आ जाएगा जो अभी अभी अनक्लेम डिविडेंड वाला कंसेप्ट बताया, अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड पेएबल एक ही नाम है। यहाँ पे तुम डिविडेंड प्रपोज कितना किया है, देखो 21-22 में 30,000 है, और 22-23 में 40,000 है, तो 40,000 से तो मतलब ही नहीं है, मतलब किससे है? 30,000 से। 30,000 में 6,000 तुम अनपेड रख रखा है, यानी पेड कितना किया? देखो ना, तुरंत आंसर कर पा रहे तुम टेक्निकल का, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 24,000। लास्ट वन, state with reason whether unlimited will consider the decrease in the amount of land as an operating activities or as an investing activities while preparing cash flow statement। ये तो तुम लोग एकदम डायरेक्ट आंसर दे ही सकते हैं। डिक्रीज इन लैंड को तुम क्या ट्रीट करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? टू इन्वेस्टिंग, बिकॉज लैंड इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, तो ये डेप्रिसिएट तो हुआ नहीं है, ये सेल ही हुआ है, ठीक है, ये रीजन लिखना पड़ेगा। स्टेट विद रीजन इसीलिए लिखा है, 2 नंबर मतलब 1 मार्क रीजन का, 1 मार्क तुम्हारा प्लेसमेंट का, कि ऑपरेटिंग में आएगा कि इन्वेस्टिंग में आएगा। देखो ये जल्दी हो गया, अब इसको पूरा सॉल्व करना होगा तुमको। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टेक्निक दिया हुआ है, मेरे स्टडीमेट में जैसा ज्यादा एडजस्टमेंट का सम दिया हुआ है वैसा सम नहीं पूछेगा, वैसा पहले पूछा जाता था। अभी क्या होगा ना, क्वेश्चन जो है उसका मार्क्स कम कर दिया है, तो उतना एडजस्टमेंट नहीं डालता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले तो फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लेना। फॉर द ईयर इन डेट, March 31, 23।
जो लोग अपने आप कर सकते हैं कंटिन्यू करते रहो, और जो लोग को प्रॉब्लम हो रहा है वो मेरा देखना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटीज हम लिख लिया, लाइक अपने लेजर अकाउंट बनाते हैं वैसे बना लिए। अब हम लोग वर्किंग्स में पहले मूव ऑन कर जाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 ऑलवेज जो तुम्हारा होगा दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑलवेज तुम्हारा एक वर्किंग तो सब में फिक्स्ड है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें तुम सबसे पहले ले लोगे डिफरेंस इन एसओपीएल। ये लेजर बैलेंस हो गया काइंड ऑफ, तो डिफरेंस इन एसओपीएल देखो दिख जाएगा तुमको। शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ एसओपीएल ही है। डिफरेंस मतलब अपने क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, इसलिए तुम लोग को कोई गलती ना करे। कुछ बच्चा लोग इसमें भी गलती करता रहता है, इसलिए हम तुम लोग को फॉर्मेट लिखा था, इसमें क्या लिखा, क्लोजिंग पीएल माइनस ओपनिंग पीएल। तो क्लोजिंग पीएल कितना है, 1,06,000, माइनस ओपनिंग पीएल कितना है, माइनस में माइनस है, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 1,26,000। गलती मत करना, ये सब में गलती करता रहता है बच्चा लोग। 1,26,000 होगा। तो अब अपने आ जाओ यहाँ पे 1,26,000, इसमें गिन के 3 चीजें ऐड करनी है, लेकिन अभी मत ढूंढने बैठना, तो बाद में करेंगे। पहले सबसे पहला रोल क्या रहेगा ये समझ लो, ढूंढने मत बैठना क्योंकि उसमें और टाइम कंज्यूम होगा। अभी सबसे पहले चले जाओ एडजस्टमेंट्स क्या दिया हुआ है। 2 एडजस्टमेंट है, एक डिवेंचर इशू हुआ है, चलो पहले इसी को खत्म करते हैं। बोला एडिशनल डिवेंचर्स 1 अक्टूबर को इशू हुआ है, पहले इसको खत्म कर देते हैं। तो डिवेंचर्स में जाओ, डिवेंचर्स पहले कितने का था, अभी कितने का हो गया, इसका मतलब 2 लाख का डिवेंचर इशू। तो कुछ बोला है नीचे कि डिस्काउंट पे इशू हुआ, प्रीमियम पे इशू हुआ, नहीं बोला है। तो एक बार रिजर्व्स को चेक कर लेना, प्रीमियम है क्या प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है और तुम सिर्फ डिवेंचर ही इशू कर रहा है, तो इशू डिवेंचर से प्रीमियम होगा, बट नहीं है। यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ एसओपीएल है, तो यहाँ पे अपने सिंपली लिख देंगे इशू ऑफ डिवेंचर कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए, इशू ऑफ डिवेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखा देंगे। इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2 लाख इनफ्लो है, पॉजिटिव आइटम। अब सिर्फ इशू से काम नहीं चलेगा, इससे एसोसिएटेड पार्ट को भी तुरंत खत्म करो। अपने को कोई भी चीज को रखना नहीं है, इंटरेस्ट। तो ये जो 4 लाख था उसके ऊपर तुम 15% इंटरेस्ट फुल ईयर के लिए दोगे, और जो बीच में तुम इशू किए वो कब किए थे, 1 अक्टूबर, मतलब 6 महीना, तो उस पर 6 महीने का देंगे। तो 4 लाख के ऊपर 15% फुल ईयर का, और 2 लाख के ऊपर 15% कितने पीरियड का, 6 मंथ्स का। टोटल इंटरेस्ट बताओ कितना है, 75,000 टोटल। तो 75,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, चेक कर लो। 75,000, 4 लाख के ऊपर 15% एंड 2 लाख के ऊपर 15% फॉर 6 मंथ्स, 75,000। ट्रीटमेंट क्या है इसका, तुम तो इसको पीएल में दिखा चुके हो, बट ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दो और पीएल से हटा दो। तो अपने क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहां पे दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और इसको वर्किंग में दिखा देना अमाउंट का कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 75,000 नेगेटिव आइटम। अच्छा अब एक चीज समझ लो टेक्निकली, यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स तुम जब कैलकुलेट किया 75,000 आया, ठीक है, लेकिन तुमको यहां पे अदर करेंट लायबिलिटीज में सपोज कर ले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 15,000 का दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट खर्चा तो 75,000 है, बट हम पेड कितना किए, 60,000। तो जो पीएल में एडबैक होगा वो पूरा 75,000 होगा, क्योंकि पीएल में तो पूरा ही खर्चा चार्ज करते हैं। तो पीएल में एडबैक 75,000 होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेमेंट कितना आएगा, 60,000। ठीक है, टेक्निकली सब चीज बता दे रहा है कि सब में कुछ भी टेक्निकल डाल दे तो तुम लोग कर पाओ। अच्छा अब अपने यहां पे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पे दिखा है, और साथ साथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करना है ना, तो हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देंगे, अमाउंट नहीं लिखेंगे। यहां पे सिंपली ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 75,000,
और जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट आएगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। वर्किंग नंबर 2 क्या था, जो तुम लोग को एसेट अकाउंट बताया था। देखो एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक बार अपने आप बनाओ ना, भले उस फॉर्मेट को देख के बनाओ, तब तुम लोग समझिएगा। मशीनरी अकाउंट बनाओ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दो। यहाँ पे देखो लेस करके दिख रहा है अपने को, इसका मतलब हम लोग को कॉस्ट दिख रहा है प्रॉपर, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस इज 9 lakhs एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है 7,42,000। ये एसेट का बैलेंस है। और वर्किंग तुम टी फॉर्म में बना सकते हो, वर्किंग सही है, पूरा प्रॉपर लेजर का फॉर्मेट बनाना जरूरी नहीं है। बट ये BAL बैलेंस को BAL मत लिखना, पूरा बैलेंस लिखना। 42 है ना, हाँ। ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन का 2 लाख एंड 2,62,000। वैसे इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना। अगर हम बैलेंस देता और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं देता तो तुम लोग क्या करते पता है, PFD का जो डिफरेंस होगा वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, और जो एसेट अकाउंट में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, परचेज या सेल होगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, यहां पे नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। बोला एक मशीन जिसका बुक वैल्यू 1,20,000 था, उसको उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 38,000 था, हमने उसको 50,000 में बेच दिया। बुक वैल्यू, एक बुक प्रॉफिट या लॉस बुक वैल्यू से ही कैलकुलेट होता है। ये 1,20,000 का बुक वैल्यू बोला, तुम बेचा कितना में, मतलब लॉस है, कितने का लॉस है 70,000 का। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 38,000। अभी अभी तुम लोगों को फॉर्मेट में क्या बताया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम क्या करना भाई, PFD करके 38,000, जो एसेट बेचोगे उसका डेप्रिसिएशन एक बार में दिखा देना। और कितने में बेच रहे हो, बाय बैंक 50,000, और लॉस कितने का हो रहा है 70,000, और ये 38,000 और कहां जाएगा, PFD अकाउंट में क्रॉस जाएगा। ठीक है ना, अब ये करने के बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, तुमको पता चल गया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 1 लाख, एंड परचेज आ रहा होगा शायद, कुछ नहीं आ रहा मैच्ड। ठीक है, तो अब देखो ट्रीटमेंट क्या है, इनको जो तुम किए हो इनको कहां कहां दिखाओगे। ये बाई बैंक जो आया है वो कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 50,000 दिखा दो। सेल ऑफ मशीन 50,000। अब आओ नेक्स्ट, इसके बाद और क्या था, लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन, ये 2 पार्ट लेना है। इस PFD से कोई मतलब नहीं है, बस यहां दिखा दिया खत्म हो गया। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, PL में चार्ज किया हुआ है, प्रॉफिट कम ऐड बैक कर दो। और दूसरा लॉस ऑन सेल नॉन ऑपरेटिंग है, ऐड बैक कर दो, लॉस ऑन सेल भी तो ऐड बैक ही होगा, तो ये दोनों को ऐड बैक करो। कहां पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। लॉस ऑन सेल 70,000, डेप्रीसिएशन 1 लाख। हो गया वर्किंग पार्ट खत्म। अब तुम लोग देखो वर्किंग पार्ट खत्म हो चुका है, तो हम लोगों को यहां पे जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका क्या ट्रीटमेंट है। वैसे तुम इसको भी डायरेक्ट ले सकते हो, 3 चीजें तो लेना है। ट्रांसफर टू रिजर्व जो है ही नहीं, क्योंकि रिजर्व सरप्लस में सिर्फ SOPL है। दूसरा पार्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड है क्या, शायद वो भी नहीं है। PFT है क्या, तो PFT का क्या एडजस्टमेंट था, नहीं। PFT कहां पे, सिर्फ बैलेंस में गिवन है, तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या बताया था,
लास्ट ईयर वाला माइनस कर देना ऑपरेटिंग में और करंट ईयर वाला ऐड कर देना। यहाँ पे करंट ईयर वाला कितना अमाउंट है 50,000, इसको ऐड बैक कर दो, ऐड PFT 50,000, 1,76,000 is the profit before tax। इसको यहां पे दिखा दो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो तुम लोग स्पेस दे रखे हो 1,76,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट इज 70,000 रुपया पेड हुआ है, तो पेड हुआ है तो कहां पे आना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एकदम लास्ट में, लेस टैक्स पेड 70,000। बस सब तो हो चुका है, सब एडजस्टमेंट हो चुका है। अभी तुमको क्या करना है पता है, जैसे ये प्रोसेस फॉलो करना, अगर ऐसा सम करता है तो उसमें अब क्या करना, अब तुम जितने भी गिवन आइटम्स है एक्सेप्ट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, एक बार सबको रिव्यू करना, अकॉर्डिंगली दिखाते जाना। तो अपने सब, और जिसका अकाउंट बना चुका उसको मत देखना, टाइम वेस्ट क्यों करी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले शेयर कैपिटल में आओ, पहले से शेयर कैपिटल कितना है 50,000 से बढ़ गया, मतलब इश्यू हुआ है। ऑफ इक्विटी शेयर्स कहां पे आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दो 50,000 पॉजिटिव वैल्यू। देन नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस का कोई रोल नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिवेंचर्स था, हो चुका है ट्रीटमेंट, भूल जाओ। करंट लाइबिलिटीज में सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही है, कभी ट्रीटमेंट हो चुका है, मतलब अब लाइबिलिटी साइड देखना ही नहीं है। ठीक है, एसेट्स में आओ, एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 1 के थ्रू था, अकाउंट बन चुका है, सारा ट्रीटमेंट हो चुका है, भूल जाओ उसको भी। सिर्फ करंट एसेट्स बचा, उसमें भी क्या बचा है, करंट इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, दोनों क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब क्या मानना है भाई, कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है पूरा। अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है, इसको ऐड ऑन करना है, इसको ऐड ऑन करो, ये क्या होगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल इफेक्ट है ही नहीं, तो चाहे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज बोलो या आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज बोलो, एक ही बात है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इफेक्ट नहीं है। तो ये कितना आ जा रहा है 4,21,000, जिसमें से 70,000 हम लोग माइनस कर देंगे, 3,51,000, ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ। $50,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये भी फ्लो है, आया ही है पैसा। एंड फिर नेक्स्ट आ जाओ, फाइनेंसिंग में भी पैसा आया ना, कितना 1,75,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब तीनों को ऐड ऑन कर दो, 5,76,000 नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर हम लोग ऐड करते हैं, विच इज तुम्हारा ये अमाउंट 10,000 प्लस 1,40,000, तब 1,50,000, तो जो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए वो इनका टोटल होना चाहिए, तो देखो आ रहा होगा, अरे मैच कर रही है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो नेक्स्ट आते हैं, ना तो तुमको पड़ेगा ही, टेक्निकल वाला सम करते हैं। स्पेसिमेन का सम पहले किया था तुम लोग, चलो ठीक है, किया था नहीं किया था, इसको अभी करते हैं।
अरे किया हुआ भी होगा, अभी हम तुम लोग को बोलेगा सब कोई करके दो, सब में मोर देन 50% तो गलत ही करेगा। चलो जल्दी से, अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 रुपये ईच था, इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख से 15 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? 5 लाख का शेयर इश्यू हुआ है। तुरंत एक बार चेक कर लो कि प्रीमियम ये सब कुछ है क्या? नहीं है। मतलब इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, हाँ। अब इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स करते समय एडजस्टमेंट देख लेना। हाँ, जैसे यहां पे नीचे लिखा, वन ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड ₹1 लाख इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब मेरे पास 5 लाख कैश नहीं आया है, 4 लाख। अब इसके बाद डिवेंचर्स के बारे में बात करते हैं। 12% 3000 डिवेंचर 100 डेज 30 सितंबर को इशू हुआ। तुम्हारा ईयर इंड 31 मार्च 2025। तो यहां पे सबसे पहले तो नहीं, रिडीम्ड हुआ है, रिडीम्ड हुआ है। तो रिडीम्ड हुआ है मतलब रिडम्पशन और डिवेंचर, रिडम्पशन और डिवेंचर में कितना अमाउंट है? 3 लाख। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आओ, इस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। कितने पीरियड का? कौन सा 6 महीना ले रहा है? 30 सितंबर के बाद का कि 30 सितंबर के पहले का? पहले का। तो 3 लाख का 12% फॉर 6 मंथ्स, 18,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 18,000 नेगेटिव। फिर बोल रहा प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो वही डिक्लेयर्ड हुआ है, वही पेड हुआ है। तो यहां पे अपने ले लेंगे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 1.5 लाख, नेगेटिव आइटम। अब बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू किया है एट पार ऑन 31 मार्च 25। तो अगर प्रेफरेंसेस 31 मार्च 25 को इशू किया है तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना अमाउंट है? 20,000 इंटू 100, 20 लाख ना। तो इसमें गड़बड़ किया है क्या? तो अब टोटल कर ले, यही तो, और तो कुछ है नहीं। 19,32,000। तो टाइपिंग मिस्टेक होगा, बीच में 9 गायब हो गया। नहीं, ये लोग क्या किया ना, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस 2 लाख लिए, 10 रुपया लिए। क्या चीज? अरे तो इतना तो उसको भी पता है, कॉमन सेंस है तुम्हारे पास। हम यहाँ पे 100 लिख रहे हैं और यहाँ 20,000 लिख रहे हैं, तो तुम खुद समझ जाओ वो गलती है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब एक काम करना, तुम लोग 2026 का एक, ये जो स्पेसिमेन का एक क्वेश्चन बचा वो सॉल्व करके रखना, और 2025 का पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करके रखना।